जरा सोचने वाली बात है। आसमान की तरफ देखें और एक साथ 1187 पतंगे उड़ती नजर आएं और वो भी सिर्फ एक ही डोर से बंधी हुई। अरे वाह, ये तो सच में अद्भुत है। हाँ बिल्कुल। करीब 30 साल पहले गॉडफादर ऑफ काइट फ्लाइंग कहे जाने वाले भाई मियां ने सच में ये अचरज भरा कारनामा कर दिखाया था। तो आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ बेहद दिलचस्प स्रोतों को खंगाल रहे हैं। एकदम। और हमारा मकसद भारत में पतंगबाजी की उस विशाल विरासत को गहराई से समझना है, जो मतलब अब धीरे धीरे गायब हो रही है। सही कहा। सिल्क रोड से बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पतंगों का यहाँ आना, या फिर 12वीं सदी के मराठी कवि नामदेव के साहित्य में इसका जिक्र। हाँ, और वो 1928 में गो बैक साइमन के नारों के साथ विरोध का प्रतीक बनना भी तो है। बिल्कुल। मतलब पतंगे हमेशा से महज एक खेल नहीं रही हैं, बल्कि सूती डोर से बंधा हुआ हमारा एक जीवंत इतिहास रही हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आसमान में उड़ने वाला आज़ादी का ये प्रतीक अपनी ही डोर में उलझ कर रह गया है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अगर आज के समाज को देखा जाए तो हम आसमान की तरफ देखने के बजाय नीचे अपने फोन्स में खोए हुए हैं। मतलब स्रोतों का एक आंकड़ा सच में हैरान करता है। अब वो 2024 वाले आंकड़े की बात कर रही हैं ना? हाँ, वही। 2024 में भारतीयों ने स्क्रीन्स पर कुल 1.1 ट्रिलियन घंटे बिताए हैं। और ऊपर से जलवायु परिवर्तन के कारण जो भीषण हीटवेव आ रही है, उसने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। हाँ, बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया आजकल। बिल्कुल। और देखिए, पतंगबाजी बहुत समय और धैर्य मांगती है। आज के आर्थिक दबावों के बीच परिवारों के पास वो फुर्सत ही नहीं बची। इसी का नतीजा है कि पुरानी दिल्ली के मशहूर लाल कुआं बाजार में, जहां कभी पतंगों की 20 से ज्यादा दुकानें आबाद थीं, वो अब सिमट कर महज 5 रह गई हैं। जी बिल्कुल, सिर्फ 5। मैं स्क्रीन टाइम और गर्मी वाली बात पूरी तरह समझ पा रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ एक चीज़ थोड़ी खटक रही है। मतलब क्या हम सिर्फ मोबाइल और मौसम को ही इसके पतन का दोष दे सकते हैं? आपका क्या मतलब है? क्योंकि जब मैं इन रिपोर्ट्स को पढ़ता हूँ तो इसके पीछे एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई भी नजर आती है। शायद लोग सिर्फ ऊब नहीं रहे, बल्कि इस खेल से डरने लगे हैं। मैं कहूंगी कि आप उसी सटीक विरोधाभास की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसने इस खेल की पूरी तस्वीर बदल दी है। मतलब ये पतन केवल बाहरी कारणों से नहीं है, ये खेल खुद एक खतरनाक रूप में ढल चुका है। वो जो कांच वाला मांझा इस्तेमाल होता है उसकी वजह से। सही कहा। पहले लोग सूती धागे से पेच लड़ाते थे, लेकिन अब प्रतियोगिता जीतने की अंधी होड़ में उन्होंने सिंथेटिक, नायलॉन और प्लास्टिक से बने मांझे का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिस पर कुचले हुए कांच और धाती का लेप होता है। हाँ, और ऐसा इसलिए क्योंकि सूती धागे के विपरीत ये सिंथेटिक मांझा खिंचता नहीं है और आसानी से टूटता भी नहीं। ये आसमान में तैरते एक अदृश्य ब्लेड की तरह काम करता है, जो विरोधी की डोर को सेकंडों में काट देता है। पर सबसे दर्दनाक बात यह है कि ये हवा में उड़ते हुए और भी बहुत कुछ काट देता है। हमारे स्रोतों में जून 2025 के एक खौफनाक घटना का जिक्र है। वो स्कूटर सवार वाली घटना। हाँ, काम से घर लौट रहे एक 22 वर्षीय स्कूटर सवार की गर्दन इसी आवारा मांझे से कट गई और उसकी जान चली गई। ओह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। और यहाँ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि 2017 में ही दिल्ली सरकार ने इस जानलेवा कांच वाले मांझे के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। फिर भी इसका अवैध व्यापार आज भी धड़ल्ले से चल रहा है। पैदल चलने वालों या दोपहिया वाहन चालकों के लिए शहर की सड़कें किसी अदृश्य मौत के जाल से कम नहीं है। एकदम। और ये इतना डरावना है कि स्कूटर चलाने वाले अब अपनी गर्दन बचाने के लिए आगे एल्यूमिनियम का मेटल लूप या एक लोहे का तार लगा रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान सड़क पर चलने के लिए अपने स्कूटर को युद्ध के कवच से ढक रहा हो। हाँ हाँ, ये सच में अजीब है। जब ये खेल इतना जानलेवा हो चुका है तो लोग इसे पूरी तरह से छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि देखिए, इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक तरफ ये घातक मांझा है, तो दूसरी तरफ पारंपरिक पतंगबाजी के वो फायदे हैं जो आज की डिजिटल दुनिया में बहुत जरूरी है। जैसे कि फोकस बढ़ाना। एकदम सही। हवा के रुख को पढ़ना और विरोधी की चाल को समझना, ये सब एक इंसान का फोकस इतना बढ़ा देता है कि वो स्क्रीन की लत से बाहर आ सकता है। ये खेल लोगों को मानसिक रूप से बहुत ताकत देता है। इस ताकत का सबसे मार्मिक उदाहरण मुझे हमारे श्रोतों में मोहम्मद गयास की कहानी में दिखा। 60 के दशक में पहुंच चुके गयास जी 9 साल पहले
किडनी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का शिकार हुए। जी, मैंने भी वो पढ़ा। लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी पुरानी पतंगों और पदकों को सहारा बनाया। वो दर्द को भूलने के लिए पतंग उड़ाते हैं। उनका मानना है कि पतंगबाजी ने ही उन्हें अब तक जीवित रखा है। जरा सोचने वाली बात है। वही आसमान जो किसी स्कूटर सवार के लिए अदृश्य खतरा बन चुका है, वही आसमान कैंसर से जूझ रहे एक इंसान को जीने की उम्मीद दे रहा है। बिल्कुल। यही बात इस पूरी कला को इतना जटिल बनाती है। गुय्यास जी की कहानी ये साबित करती है कि परंपराएं सिर्फ आदतें नहीं होती। कुछ लोगों के लिए वो सर्वाइवल का या जीवन से जुड़े रहने का एक जरिया होती हैं। लेकिन सूती धागे से कांच के मांझे तक का ये सफर दिखाता है कि जब समुदाय की खुशी पर जीतने की सनक हावी हो जाती है तो क्या होता है। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब यही है कि ये सिर्फ लाल कुआं बाजार में बिकने वाले एक शौक के खत्म होने की कहानी नहीं है। एकदम सही। ये एक तेजी से बदलती और डिजिटल होती दुनिया में हमारी पुरानी परंपराओं के अस्तित्व को बचाने की एक बेहद मुश्किल लड़ाई है। और ये हमें एक बहुत ही असहज कर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ा करती है। वो क्या? अगर हमारी उस पुरानी सूती डोर की विरासत को जिंदा रखने की कीमत ये है कि आम लोगों को अपने वाहनों पर लोहे के मेटल लूप जैसे कृत्रिम सुरक्षा कवच लगाने पड़े, तो क्या वो परंपरा समाज के लिए एक बोझ बन चुकी है? क्या हर इतिहास को भविष्य में खींच कर ले जाना वाकई जरूरी है?